हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एमपी स्टोर परचेज एंड सर्विस प्रोक्योरमेंट रूल्स 2015। प्लीज़ अगर वीडियो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों के साथ इसको शेयर करिए। ये जो रूल्स हैं ये मोस्टली इसका पीडीएफ हिंदी में अवेलेबल है और दूसरा चीज़ ये कि इसमें से ये चीज़ सिलेक्ट कर पाना कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। फिर भी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिकली जो गवर्नमेंट परचेज़ है, जो शासकीय क्रय है, जो भी सरकारी ऑफिसेज अपने लिए ख़रीदते हैं, उनमें क्या लाने के लिए, एफिशिएंसी लाने के लिए, समय पे ख़रीदी हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो, उसमें ज़्यादा करप्शन ना हो, पैसे ना खाए हों, कंपटीशन अश्योरेंस हो, उन सारी चीज़ों के लिए क्या लाया गया, इस नियम को लाया गया। अब ये जो नियम है किस पे लागू नहीं होंगे, तो ये नियम उन पे लागू नहीं होंगे कि भाई किसी सरकारी एजेंसी ने, किसी सरकारी डिपार्टमेंट ने, मतलब विभाग ने अगर कोई सामान इसलिए ख़रीदा है कि वो आगे उसको बेच सके। दैट मीन्स गुड्स परचेज फॉर ट्रेडिंग पर्पस, और यहाँ हम विभाग के द्वारा ख़रीदा गया उस गुड्स की, उस सामान की बात कर रहे हैं, उन पर ये नियम लागू नहीं होंगे। अब कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है इंडेंटर। इंडेंटर का मतलब क्या होता है कि जो भी अधिकारी, जो भी ऑथराइज्ड पर्सन जो होगा, जो परचेज ऑर्डर जारी करेगा, उसको हम कहेंगे इंडेंटर। दूसरा दिया हुआ है गुड्स। गुड्स का मतलब क्या हुआ कि पब्लिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करने के लिए, उनको उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करने के लिए जो भी वस्तुएं परचेज़ की जानी ज़रूरी है, वो सामग्री क्या कहलाएगी, वो चीज़ें गुड्स कहलाएंगी। इसमें जो है बुक्स या फिर पत्रिकाएं हो गई, ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी। नेक्स्ट है प्रोक्योरमेंट एजेंसी। तो प्रोक्योरमेंट एजेंसी क्या होगी, उपार्जनकर्ता अभिकरण क्या होगा, तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने नियम 6 के तहत जिसको भी ऑथराइज़ किया है, जिससे कि परचेज़र की जो डिमांड है उसको, जो परचेज़र की डिमांड को फुलफ़िल कर रहा है वो प्रोवाइड कर सके, जिस माध्यम से वो उस सामग्री को प्रोवाइड कर सके, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, उसको बोला गया है प्रोक्योरमेंट एजेंसी। इसके बाद देखते हैं डीजीएसडी, बाद में देखेंगे। पहले सप्लायर क्या होता है, तो लोक सेवाओं के संबंध में जो भी सेवाएं मतलब चाहिए, वस्तुएं चाहिए, ये सारी चीज़ें जो प्रोवाइड करते हैं वो सप्लायर कहलाते हैं। रजिस्टर्ड सप्लायर क्या होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोक्योरमेंट एजेंसी है उनके द्वारा जो रजिस्टर्ड सप्लायर हैं उनको, मतलब जिनको रजिस्ट्रेशन नंबर बाकायदा प्रोवाइड किया गया है, वो कहलाएंगे रजिस्टर्ड सप्लायर। इसके बाद आता है टेंडर डॉक्यूमेंट। टेंडर डॉक्यूमेंट का मतलब ये हुआ कि इनविटेशन के फॉर्म में जो है गवर्नमेंट प्राइवेट एंटिटीज़ को जो है इनवाइट करती है ताकि वो गुड्स और सर्विसेज गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर सके। अब देखिए टेंडर क्या होता है, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडर जो है, जो भी गुड्स प्रोवाइडर है, उसके द्वारा जो ऑफिशियल प्रपोज़ल रखा गया है। ऑफिशियल प्रपोज़ल क्यों रखा गया है, तो रिस्पॉन्स में रखा गया है, प्रति उत्तर में रखा गया है। किसके रिस्पॉन्स में रखा गया है, जो गवर्नमेंट ने निविदा आमंत्रण जारी किया था, मतलब जो टेंडर नोटिस जो जारी किया, टेंडर इनविटेशन जो जारी किया था, उसके प्रति उत्तर में जो रिस्पॉन्स दिया गया है वो क्या कहलाएगा, टेंडर कहलाएगा। रिजर्व्ड आइटम्स की बात की जाए तो रिजर्व्ड आइटम्स का मतलब हुआ वो वस्तुएं जो कि किस में आती हैं, ए और बी में आती हैं, और वो इनमें वो वस्तुएं आएंगी जो कि सब्जेक्ट टू रिवीजन होंगी, जिनको बार बार जो है देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, वो वस्तुएं आएंगी आरक्षित सामग्री में। और अगर अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड आइटम्स की बात करें, तो जो रिजर्व्ड आइटम्स को छोड़ के जो आइटम्स होंगे वो अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड में आएंगे। नेक्स्ट एमएसएमई क्या है, तो एमएसएमई डेवलपमेंट जो अधिनियम है, उसमें विकास अधिनियम जो है 2006 का, उसमें सेक्शन 7 में जो डिफ़ाइन किया गया है वही यहाँ पर एमएसएमई का मतलब होगा। अब डीजीएसडी की बात करते हैं, जो हमने डेफिनेशंस में छोड़ा था। उसे समझने के पहले सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या है वो देख लेते हैं। तो सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन जो है एक तरह की प्रोक्योरिंग एंटिटी है, ठीक है। प्रोक्योरिंग एंटिटी है जिसे किसने ऑथराइज़ किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑथराइज़ किया है, जिससे वो प्रोक्योर कर सके, उपार्जन कर सके, रेट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सके, एग्रीमेंट्स बना सके तरह तरह के,
जिनके साथ वो प्रोक्योरमेंट करे उनके साथ एग्रीमेंट्स कर सके। और ऐसी अथॉरिटी, ऐसी सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला जाता है एट प्रेजेंट? जो है कौन है ऐसी अथॉरिटी? तो वो है DGST। तो DGST क्या है? एक सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑथराइज़ किया है कि रेट कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हो सकती है, फ्रेमवर्क डिसाइड कर सकती है कि किस तरह से चीज़ों को ख़रीदना है, किस तरह से चीज़ों के रेट्स होंगे, है ना, किस तरह से डील किया जाएगा। ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? आज के समय में DGST करती है। तो इससे क्या समझ में आया कि यदि परचेज़ करना है किससे? जेम पोर्टल से। जेम का मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल से, है ना। ऑनलाइन अगर हमको परचेज़ करना है तो ये कौन होस्ट करता है, किसके द्वारा होस्ट किया जाता है? DGST द्वारा होस्ट किया जाता है, या कोई और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जिसे ऑथराइज़ किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। DGST जितने भी सप्लायर्स हैं उनके क्रीडेंशियल्स को वो करती है, सर्टिफाई करती है कि हाँ ये प्रॉपर क्वालिटी प्रोवाइड करेगा, या इसका जो है क्वांटिटी का पिछला जो हिस्ट्री रहा है प्रोवाइड करने का वो सही रहा, इस तरह की चीज़ें क्रीडेंशियल्स को सर्टिफाई करेगा। प्रोक्योरिंग अथॉरिटी सर्टिफाइज रीजनेबिलिटी ऑफ रेट्स। इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए मुझे कुछ ख़रीदना है, ठीक है, तो रेट मुझे पुर रहा है मतलब जो रेट है वो मुझे सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्योंकि ख़रीदार मैं हूँ, वो मैं डिसाइड करूँगी। आप अगर DGST हैं तो आप मुझे बस ये बता सकते हैं कि ये XYZ जो है ये बहुत अच्छा सामान देता है या इसकी हिस्ट्री अच्छी रही है, इन सारी चीज़ों में, ठीक है। आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि ये सप्लायर्स अच्छे हैं, बट रेट मुझे सही लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, वो किसका, वो रेट की रीजनेबिलिटी कौन डिसाइड करेगा? ख़रीदार डिसाइड करेगा। DGST जो है किसी भी तरीके से रीजनेबिलिटी ऑफ रेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। अब देखिए, हम एक्ट की बात कर रहे हैं कौन से? मध्य प्रदेश के क्रय और भंडार नियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, राज्य शासन मतलब स्टेट गवर्नमेंट अगर GEM से कोई भी चीज़ परचेज़ करना चाहता है तो उसको जनरल फाइनेंशियल रूल्स को, GFR को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और MP क्रय और भंडार नियम मतलब जिस नियम को हम पढ़ रहे हैं उसके साथ जो है इन रूल्स का सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। मतलब कोई भी नियम किसी दूसरे को काटना नहीं चाहिए, किसी दूसरी चीज़ को ओवरराइड नहीं करना चाहिए। अब अगर हम बात करें परचेज़ की, तो जो परचेज़ है वो 3 तरह का यहाँ पे डिफाइंड है। डायरेक्ट परचेज़ L1 और एक होता है बिड, ठीक है। एक्ट जब आप हिंदी का पढ़ेंगे उसमें जो चीज़ें दी गई हैं उसका मैं यहाँ पे आपको जस्ट समझा रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल वर्ड टू वर्ड समझाना इज़ नॉट पॉसिबल, बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत टाइम टेकिंग है, इतना डीप में नहीं आएगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट परचेज़ की। तो MP में क्या होगा? MP में MP स्टेट स्टोर एंड परचेज़ रूल्स का पालन करना होगा। इसके तहत जो है 2 मोड होते हैं, एक होता है ऑफलाइन मोड, और ऑफलाइन मोड ऑब्वियसली जो पहले से चला आ रहा है, और अब जो शुरू हुआ है वो है ऑनलाइन मोड। किस चीज़ की परचेज़ की बात हो रही है? आप समझ रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट को जो है 100 कुर्सी टेबल की ज़रूरत है, ठीक है, तो वो कहाँ से परचेज़ करेगा? वो GEM से जो है परचेज़ करेगा, और या फिर ऑफलाइन मोड से खुद मार्केट जाके परचेज़ करेंगे। अब देखिए, ऑफलाइन मोड की अगर बात करें तो 20,000 तक का परचेज़ करने की अनुमति है। मतलब मार्केट जाके ख़रीदने के लिए कितने की अनुमति है? 20,000 रुपये तक का परचेज़ कर सकते हैं, और महीने में 5 बार से ज़्यादा, नॉट मोर देन 5 टाइम्स इन अ मंथ, और वो भी डिफरेंट आइटम्स को परचेज़ करने की अनुमति है। इसके बाद अगर ऑनलाइन मोड की बात की जाए तो ये सेम ऑफलाइन मोड की तरह। ऑनलाइन मोड का मतलब क्या हुआ? जो आप GEM के थ्रू परचेज़ कर रहे हो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ भी सेम चीज़ फॉलो होगी। नेक्स्ट, जब आप डायरेक्ट परचेज़ करते हैं, आप मतलब जब MP गवर्नमेंट डायरेक्ट परचेज़ करती है तो न्यूज़पेपर में मतलब ये जो 20,000 तक का परचेज़ हो रहा है, न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट देना किसी भी तरह का इज़ नॉट एप्लीकेबल। आपने कई बार न्यूज़पेपर में देखा होगा टेंडर नोटिस वगैरह आता है ना, वो बड़ी परचेज़ के लिए आता है, तो न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट इज़ नॉट एप्लीकेबल। मैंडेटरी क्या है कि सर्टिफाई किया जाए उसको, जो भी ऑथराइज्ड ऑफिसर है, जो भी सक्षम अधिकारी है, वो उसको प्रमाणित करे कि हाँ ये परचेज़ जो की गई है ये सही की गई है और विद इन लिमिट्स की गई है, जो भी मेंशन्ड है वहाँ पर।
सेकंड मेथड जो है वो है L1 परचेज कंपैरेटिव या टेबल चार्ट। मतलब L1 परचेज को कंपैरेटिव मेथड भी बोलते हैं और टेबल चार्ट मेथड भी बोलते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होगा कि जो टेक्निकल कमिटी होगी, एक टेक्निकल कमिटी होगी, वो डिसाइड करेगी कि क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए। मान लीजिए मुझे अगर ऑफिस के लिए, सरकारी ऑफिस के लिए बल्ब चाहिए तो कितने रेड चाहिए, कितने ग्रीन चाहिए, कितने वाइट चाहिए, इस तरह के स्पेसिफिकेशंस। उसके बाद वो जो है जेम पोर्टल को ओपन करके वो सारे स्पेसिफिकेशंस वहाँ पे क्या किए जाएंगे, फीड किए जाएंगे कि कितने नंबर में कौन से बल्ब चाहिए हैं। अब देखिए क्या होगा, जो ये पोर्टल होगा ये हमारे सामने बहुत सारे सप्लायर्स की लिस्ट देगा, जिसमें से हमको मिनिमम 3 को चुनना है। एक चीज़ याद रखनी है कि सप्लायर्स हमको, मतलब अगेन गवर्नमेंट ऑफिस की बात हो रही है, ठीक है, जो प्रोक्योर करवाना चाह रहा है। सप्लायर्स अगर मैन्युफैक्चरर नहीं है तो क्या होगा, जेम पोर्टल जो है उसको स्वीकार नहीं करेगा। आगे अगर मतलब हमने कितने मिनिमम लेने, 3 सिलेक्ट करने हैं। उन 3 को जो है कंपेयर किया जाएगा कि मान लीजिए ब्लू बल्ब अगर 2 रुपये में मिल रहा है तो कोई जो है 1 रुपये में दे रहा है, कोई 4 रुपये में दे रहा है। क्वालिटी वाइज कोई वारंटी भी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इस तरीके की चीज़ों से जेम पोर्टल जो है खुद से एक 4th सप्लायर को उस चार्ट में ऐड करेगा जिसका रेट सबसे कम होगा। वो जेम पोर्टल अपनी तरफ से सजेस्ट करेगा। उसके नीचे L1 लिखा होगा, और अगर हम उससे परचेज़ करना चाहें, ये देखते हुए कि सबसे कम रेट है जो हमने सेलेक्ट किए हैं उन सप्लायर्स में से, तो हम उससे कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमको जो है बिड के द्वारा परचेज़ करना पड़ेगा, जो नॉर्मल बिडिंग होती है उसके द्वारा परचेज़ किया जाएगा। देखिए L1 मोड कब अप्लाई किया जाता है। L1 मोड बेसिकली जब आपको ना 1 लाख तक की ख़रीद करनी हो, ठीक है। अब 1 लाख तक की ख़रीद करनी है और ऑफलाइन मोड के थ्रू अगर हम करते हैं तो ऑफलाइन मोड में भी ये किया जाएगा कि 3 लोगों से मिनिमम कोटेशंस मंगवाई जाएंगी, और या तो जो है जो परचेज़ कमेटी है वो खुद से जाएगी मार्केट और मतलब कंपैरेटिव डेटा चेक करके जो है माल लेगी वहाँ से। अगर हम ऑनलाइन मोड अगेन GEM पोर्टल से अगर हम परचेज़ करते हैं तो यहाँ भी अप टू 1 लाख तक, मतलब L1 मोड बेसिकली अप टू 1 लाख तक की ख़रीद करनी है तो उस पर लागू होता है। GEM मोड में जैसा मैंने आपको बताया कि कंपैरेटिव चार्ट जेनरेट होगा, 3 मतलब चीज़ों के बीच हमको कंपेयर करने को मिलेगा। 4th हमें GEM पोर्टल खुद से सजेस्ट करेगा, और उसके बाद हमें अगर उससे परचेज़ करना है जिसकी लोएस्ट प्राइस है तो वो ठीक है, अदरवाइज़ हमें बिडिंग प्रोसेस के थ्रू परचेज़ करना पड़ेगा। हमसे फिर से मतलब है वो जो परचेज़ कमेटी है, जो जिस गवर्नमेंट ऑफिस को चाहिए उसकी जो परचेज़ कमेटी है वो उसकी बात हो रही है यहाँ पर। अब जैसे हमने डायरेक्ट परचेज़ में क्या पढ़ा था कि 5 बार से ज़्यादा नहीं 1 महीने में ख़रीद की जा सकती है, वो भी अलग अलग आइटम्स की। यहाँ पर नॉट मोर देन 2 टाइम्स इन अ मंथ फॉर डिफरेंट आइटम्स, ये लिमिट कैप की गई है, ठीक है। मैंडेटरी क्या है यहाँ पर, तो जो टेक्निकल कमेटी है वो क्या करेगी, रिकमेंड करेगी और अप्रूव करेगी कोई भी ऑर्डर देने के पहले किसी भी चीज़ को। ये चीज़ हमने पहली स्टार्टिंग में पढ़ ली थी कि सबसे पहले टेक्निकल कमेटी द्वारा क्या किया जाएगा, परचेज़ करने वाले आइटम्स के स्पेसिफिकेशंस तय करने होंगे, उनको अप्रूव करना होगा। तो सबसे पहले L1 परचेज़ में टेक्निकल कमेटी का अप्रूवल और रिकमेंडेशन ज़रूरी है। अब थर्ड जो टाइप है वो है बिड या रिवर्स ऑक्शन। इसमें बस आप इतना याद रखिए कि ऑफलाइन मोड में अगर 5 लाख तक की ख़रीद करनी है तो क्या करेंगे, कोटेशंस जो हैं 3 लिस्टेड सप्लायर्स से मंगवाया जाएगा, मतलब 3 से ज़्यादा लिस्टेड सप्लायर से मंगवाया जाएगा। अगर ऑनलाइन मोड में हमने ख़रीद करनी है तो क्या होगा, अप टू 5 लाख एंड अबव 5 लाख, 5 लाख से ऊपर भी मंगवा सकते हैं। इसमें रिवर्स ऑक्शन क्रिएट किया जाएगा फॉलोइंग द अप्रूव्ड स्पेसिफिकेशंस। अभी अगर रिवर्स ऑक्शन की बात करें तो रिवर्स ऑक्शन वैसे क्या होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे बहुत सारे सप्लायर्स हों और बायर एक ही हो, ठीक है, एक ही हो मतलब बायर कम हो, सप्लायर्स बहुत सारे हों। इसमें ये एडवांटेज रहता है कि प्रोडक्ट बहुत सारे होते हैं तो चुनने को मतलब बेटर चीज़ें मिलती हैं, और ये बायर डिपेंडेंट प्रोसेस है। इसमें जो है अगर बायर को जो स्पेसिफिकेशन चाहिए, जो अच्छा लगेगा, वो चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वो नहीं ख़रीदेगा उसके पास, क्योंकि उस सेलर से नहीं ख़रीदेगा, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसीलिए। अब जो हम ये रिवर्स ऑक्शन की बात कर रहे हैं इसमें हमें पता लगा कि अप टू 5 लाख तक जब परचेज़ करना है, ठीक है, या फिर उससे ऊपर परचेज़ करना है तो ये वाले प्रोसीजर को अपनाया जाता है। अगर 5 लाख तक की परचेज़ करना है तो क्या होगा, न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट दिया जाएगा, पब्लिश करवाया जाएगा टेंडर को लोकल न्यूज़पेपर में, और 7 दिन के अंदर अंदर जो है बोला जाएगा कि आप लोग अपने कोटेशंस लेकर आइए। लेकिन अगर 5 लाख से ऊपर का परचेज़ करना है तो
न्यूज़पेपर एक नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर होना चाहिए और 2 लोकल लेवल के न्यूज़पेपर होने चाहिए, और उसमें जो कोटेशंस का समय दिया जाता है, कोटेशन जो मंगवाई जाती हैं वो होता है 21 दिन का पीरियड दिया जाता है, फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली सिलेक्ट किया जाता है। थैंक यू। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसमें जो हमने पढ़ लिए हैं, कवर करने की कोशिश की। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें छूटी होंगी, बट फिर भी जो बहुत ज़रूरी थी वो कवर कर लिया गया है। इसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि बाकी टॉपिक्स तो इजीली मिल जाएंगे आप लोगों को, कुछ और रहता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करते हैं।